Good morning, class. This is a ninth and last video lecture of chapter Met Chemical Reaction and Equation. Topics were covered: introduction, chemical reaction, chemical equation, balanced chemical equation, type of chemical equations, corrosions, and rancidity. Rancidity. This is the last topic of this chapter. So let's start the rancidity. Rancidity. Rancidity is a type of oxidation of food containing fat and oils. The taste and odor of food material containing fat and oil change when they left exposed to air for a long time. This is called rancidity. It is a cause due to the oxidation of food, oxidation of fat and oil containing food present in the food material. रेंसिडिटी जब कोई फूड मटेरियल जैसे कि चिप्स या कोई भी चीज़ जो ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, जब उनको हम कुछ देर के लिए या कुछ टाइम के लिए, कुछ डेज के लिए हम उनको रख देते हैं ओपन एयर में, तो वो कुछ दिनों के बाद ख़राब हो जाती है। मीन्स उसमें एक तरीके की ऑडर स्मेल आने लगती है और वो दिखने में थोड़े से उनमें ग्रीन पैचेस से आ जाते हैं। जैसे कि सामने आपको चिप्स के पैकेट, कुछ चिप्स रखे हुए हैं ओपन, उसमें आपको दिखाया गया। तो ये ग्रीन कलर के जो पैचेस आए हुए हैं, ये हमें शो कर रहे हैं कि इसमें ये फूड आइटम ख़राब हो चुका है और इसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। मींस ये रेंसिडिटी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो भी फूड आइटम्स कंटेनिंग होते हैं ऑयल या फैट के, उनमें ये रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है। जैसे मेटल में ऑक्सीडेशन होता है तो उनका कलर चेंज होता है, ऐसे ही फूड जो भी ऐसे फूड्स होते हैं जिनमें ऑयल या फैट कंटेन होता है उनके अंदर, तो वो उनमें रेंसिडिटी की प्रोसेस होती है, यानी उनका ऑक्सीडेशन होता है। अब इससे हमें कैसे प्रिवेंट करना है उन फूड्स को, चलिए देखते हैं। मेथड टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर सकते हैं जिससे हमारा फूड आइटम ख़राब ना हो या रेंसिडिटी को हम रोक सकें। तो पहला हमारा, अगर आप देखें तो पहला हमारा जो मेथड दिया हुआ है, बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। बाई एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको हम ऐड करते हैं उस फूड आइटम में और वो उसमें रेंसिडिटी नहीं होती है। सेकेंड दिया हुआ है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग का मीन्स कि कोई भी फूड आइटम अगर ऑयल कंटेनिंग है तो उसे हम ऐसे पैकेट में पैक करेंगे जिसमें कोई किसी भी टाइप की एयर नहीं होती, विदाउट एयर। जैसे मार्केट में कुछ पैकेट नमकीन या ऐसे आते हैं जिनमें एयर बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल एयर होती ही नहीं है, यानी वैक्यूम कर दिया जाता है और वैक्यूम जब हम उसे पिन करते हैं तो वो फिर उसमें एयर जाती है तो वो पूरा फूल जाता है। तो ऐसे भी हम उनको वैक्यूम करके प्रिवेंट कर सकते हैं रेंसिडिटी से। थर्ड वन इज रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। अब जैसे किसी भी पैकेट में जो भी एयर है उसको हम निकाल कर दूसरी एयर यानी नाइट्रोजन को फिल करते हैं, तो नाइट्रोजन भी एक एंटी ऑक्सीडेंट गैस होती है जिसमें ऑक्सीडेशन किसी भी चीज़ का नहीं होता है, यानी फूड आइटम का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। जैसे मार्केट में आप चिप्स खरीदते हैं, चिप्स में जो भी एयर होती है वो सिर्फ नाइट्रोजन होती है ताकि उसका रेंसिडिटी ना हो पाए। इसीलिए आप मार्केट में देखते हैं कोई भी आप फूड आइटम बहुत ज़्यादा कॉस्ट का मिलता है अकॉर्डिंग टू उसकी क्वांटिटी। क्वांटिटी अगर हम कंपेयर करते हैं तो क्वांटिटी कम होती है बट उसका कॉस्ट उसके अपेक्षा ज़्यादा होता है। रीज़न क्योंकि उसमें जो है कुछ ऐसे प्रोसीजर्स यूज़ किए जाते हैं जो कॉस्टली पड़ते हैं। जैसे अगर आप 5 रुपये का पैकेट लेते हैं तो उसमें भी नाइट्रोजन आपको मिलती है, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं। लास्ट दिया हुआ है रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टॉक्स, यानी जो भी फूड आइटम्स होते हैं उनको हम लोअर टेम्परेचर पे रेफ्रिजरेट कर देते हैं तो फिर उसमें रेंसिडिटी या ऐसी कोई भी प्रोसेस नहीं होती है। तो ये हमारे टॉपिक था रेंसिडिटी का। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। और इसमें एक टॉपिक और बचा हुआ है, एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वो भी हम इसको कंप्लीट करते हैं। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ये भी हमारी इंपॉर्टेंट है। इंडोथर्मिक एंड इससे भी पूछा जाता है इंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो मीन्स होता है बाहर, थर्मिक मीन्स होता है हीट या एनर्जी। रिएक्शन ऐसे समझ सकते हैं, इनके नाम से ही क्लियर होता है, जिसमें हीट बाहर की ओर रिलीज हो, मीन्स प्रोडक्ट में रिलीज हो। द रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड
एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही हो, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो एंडोथर्मिक मोस्टली होती है, एक्सोथर्मिक तो कौन कौन सी होती है? कुछ हम आपके सामने एग्जांपल्स दिखाते हैं। जैसे एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी ये जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है इसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो कैसे रिलीज होती है? रेस्पिरेशन की जो भी डिफिनेशन है, जो भी रिएक्शन है वो आपको सबको पता होगी, हालांकि सामने लिखी हुई है, आप देख सकते हैं इसको। जैसे कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, जब ये ऑक्सीडेशन यहाँ पे होता है, ऑक्सीडेशन होने पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है। मींस एनर्जी हीट यहाँ पे रिलीज हो रही है। अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है तो मींस ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, व्हेन क्विकलाइम इज एडेड टू वाटर इट रिलीज एनर्जी। क्विकलाइम चूना आपने सबने देखा होगा, चूने में जब हम वाटर को मिक्स करते हैं तो वो हीट हो जाता है, यानी जो है उसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो ये भी आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, CaO प्लस H2 गिव्स CaOH का होल ट्वाइस, यानी सैक्ड लाइम प्लस हीट एनर्जी यहाँ पे ये रिलीज होती है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो गई? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक दोज रिएक्शन विच प्रोड्यूस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है इंडोथर्मिक रिएक्शन। इंडोथर्मिक भी इसी के नाम के जैसी है। इंडो मीन्स होता है अंदर की ओर, मीन्स रिएक्टेंट। ऐसी एनर्जी, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो या एनर्जी यूज हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शंस। द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब इज कॉल्ड इंडोथर्मिक रिएक्शन। जिसमें हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं हम इंडोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशंस ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। अब जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसमें हम जब डिकम्पोज करते हैं हीट के थ्रू, तो हीट के थ्रू जब हमसे डिकम्पोज करेंगे तो यानी अब उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने जो रिएक्शन दिखाई गई है, इस रिएक्शन में जो हीट का सिंबल ये यहाँ पे दिया हुआ है, यानी हीट का सिंबल ऐसे होता है रिएक्शन में। तो अगर ये इसका मतलब कि ये हीट यहाँ पे रिएक्टेंट के साथ में है, ना कि ये प्रोडक्ट के साथ में। तो यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, यहाँ पे एनर्जी यूज होती है, यानी एब्जॉर्ब होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। जैसे कि रेस्पिरेशन जो था उसमें एनर्जी रिलीज हो रही थी, लेकिन रेस्पिरेशन से पहले की जो प्रोसेस होती है वो होती है फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस में एनर्जी यूज होती है। कौन सी एनर्जी यूज होती है? सनलाइट। सनलाइट जब उसमें यूज होती है, सनलाइट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी या जो भी एनर्जी उसको हम कहें, तो एनर्जी इसमें यूज होती है। एंड उसके बाद ये फूड फॉर्मेशन होता है। तो इस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी एनर्जी का यूज हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रही है हीट एनर्जी, सनलाइट, सन एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है और फूड फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, बट एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, तो अगर हम देखें, एक्सोथर्मिक रिएक्शन रिस्पिरेशन रिएक्शन होती है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन फोटोसिंथेसिस, दोनों एक दूसरे की अपोजिट रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन को यहाँ से दिखाते हैं, यानी ये हमारा रिएक्टेंट हो जाए और ये प्रोडक्ट, तो ये हमारी रिएक्शन हो जाएगी रेस्पिरेशन रिएक्शन। और अगर ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है तो हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। ओके, तो आई होप कि आपको एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारे एग्जांपल्स आप निकालिएगा बुक से और उनको नोट करिएगा। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पे ख़त्म होता है। अब बारी है आपके कुछ प्रैक्टिस सेट की। हम आपको कुछ प्रैक्टिस सेट देते हैं जिसमें आप घर पे बैठ के उनको करिए, और फिर उसके बाद जो भी क्वेश्चंस, जो भी आंसर्स आपके होते हैं, आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी पोस्ट करके हमें आप दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको एक्सरसाइज दिखाते हैं, आप उसकी क्लिक ले सकते हैं या फिर उसको नोट कर सकते हैं कॉपी पे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने आपको प्रैक्टिस सेट 5 दिए हैं। 5 प्रैक्टिस सेट में आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होगी, जिसमें आपकी मोस्टली बैलेंस इक्वेशन की हैं, आइडेंटिफाई द इक्वेशन है, या वर्ड इक्वेशन को इक्वेशन में लिखने के लिए है। तो पहला प्रैक्टिस सेट देख लीजिए आप। इसमें आपको सारे बैलेंस करने हैं,
या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या हम इनको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे ताकि आप वहाँ से निकाल कर इसको कॉपी पर कंप्लीट करें। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारा है सेकेंड। इसमें भी आपको कुछ बैलेंस शीट दी हुई है जिसमें आपको बैलेंसिंग करनी है वर्कशीट में। आप इसमें भी बैलेंस शीट कर सकते हैं, या उसको आंसर इसका ले सकते हैं, या फिर आप कॉपी में नोट करके इसको कंप्लीट कर। आई थिंक आप अगर कॉपी में नोट करके करते हैं तो ये आपके लिए बेटर होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 20 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट में है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट अगर हम देखें, प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड। प्रैक्टिस थर्ड में भी आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको भी आप नोट कर, इसमें भी आपको बैलेंस करना है, क्योंकि बैलेंसिंग आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और भी क्वेश्चंस हैं बट बैलेंसिंग इसमें मैंने आपको ज़्यादा दिए हुए हैं। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, या फिर इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके। प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आपको जो है आइडेंटिफाई करने हैं, कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, जो भी है वो आपको आइडेंटिफाई करने हैं। क्वेश्चन सेकेंड, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड प्रैक्टिस सेट नंबर 5, इसमें भी कुछ क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं या इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप इनको जो है प्रैक्टिस करें। और बॉयज़ स्टूडेंट्स, अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो बहुत हद तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट एंड तैयार हो जाएगा। ओके, आई होप कि आप सभी इसको प्रैक्टिस करेंगे और उसका रिवर्ट भी हमें, इसके आंसर्स लिखकर हमको भेजेंगे। थैंक यू सो मच।